ईशा पिछले कुछ दिनों से लगातार महसूस कर रही थी कि सूरज उससे कुछ छिपा रहा है। शादी के बाद भी कई बार ऐसा होता कि सूरज अचानक बिना कुछ बताए कहीं चला जाता और देर रात वापस लौटता। जब भी ईशा उससे सवाल करती, शुरुआत में ईशा ने इसे काम का दबाव समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि सूरज किसी ऐसे राज के बोझ तले दा हुआ है जिसे वह किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहता। एक दिन ईशा ने तय कर लिया कि अब वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसी शाम सूरज जल्दी जल्दी घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ईशा ने बिना कोई आवाज किए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर सूरज एक सुनसान जगह पर रुक गया। उसने मोबाइल निकाला और किसी को फोन मिलाया। ईशा पास की दीवार के पीछे छिप गई। फोन जुड़ते ही सूरज की आवाज बदल गई। मैंने तुम्हें पहले ही समय दिया था, अगर आज रात तक पूरे 1 लाख रुपए नहीं पहुंचे तो फिर मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। दादा भाई का नाम सुना है ना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इतना सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, दादा भाई। शहर का वही रहस्यमयी शख्स जिससे बड़े बड़े बदमाश भी डरते थे। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या सूरज इतने दिनों से दोहरी जिंदगी जी रहा था? क्या उसने सच में अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अपराध की दुनिया अपना ली? उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जो उसने अपनी आंखों और कानों से देखा था उसे झुठलाना भी आसान नहीं था। फोन खत्म होते ही सूरज पलटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ईशा तेज कदमों से उसके सामने पहुंच गई। उसने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और बिना एक पल गवाए सूरज के हाथों में डाल दी। सूरज पूरी तरह हैरान रह गया। ईशा जी, ये आप क्या कर रही हैं? ईशा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आज से मुझे ईशा मत कहिए। इस वक्त मैं सिर्फ एक पुलिस अधिकारी हूं और मेरे सामने खड़ा इंसान कोई पति नहीं, बल्कि कानून की नजर में एक अपराधी है। इतना सुनते ही आसपास मौजूद कुछ लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। घर के अंदर से ताई मां, काव्या और बाकी परिवार के सदस्य भी दौड़ते हुए बाहर आ गए। सबकी नजर सूरज के हाथों में लगी हथकड़ी पर टिक गई। ताई मां घबरा गईं। बहू, ये क्या कर दिया तुमने? लेकिन ईशा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज दादा भाई का खेल खत्म हो गया, अब उसकी जगह सिर्फ जेल है। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया। सब जानते थे कि ईशा बिना सबूत के कभी कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि सूरज अपराधी नहीं हो सकता। उसी समय काव्या आगे बढ़ी। उसने ईशा का हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए ईशा, आपने जो देखा वह पूरी कहानी नहीं है। अगर आज आपने जल्दबाजी में फैसला लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ईशा ने गुस्से में कहा, काव्या, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। मैंने खुद सूरज को लोगों से पैसे मांगते सुना है। काव्या ने गहरी सांस ली। हाँ, आपने सुना जरूर है, लेकिन आपने उसके पीछे की वजह नहीं सुनी। ईशा पहली बार चुप हो गई। काव्या ने धीरे धीरे पूरा सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले इलाके में एक बिल्डर गिरोह ने गरीब परिवारों की जमीनें जबरदस्ती हथियानी शुरू कर दी थी। जो विरोध करता उसे गायब कर दिया जाता। लोग पुलिस के पास गए, अधिकारियों के पास गए, लेकिन हर जगह उनकी शिकायत दबा दी गई, क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ गुंडे नहीं, बल्कि कई बड़े नेता और रसूखदार लोग भी शामिल थे। सूरज ने कानूनी रास्ते से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके हाथ खाली रह गए। जब सिस्टम ने उसका साथ छोड़ दिया, तब उसने एक नया रास्ता चुना। उसने अपना चेहरा छिपाकर उन गुंडों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। धीरे धीरे गरीब लोग उसे दादा भाई कहकर बुलाने लगे, लेकिन उसका मकसद कभी अपराध करना नहीं था। वह उन्हीं लोगों से पैसा वसूलता था जिन्होंने गरीबों का हक छीना था, और वह पैसा जरूरतमंद परिवारों की मदद में लगाया जाता था। काव्या की हर बात सुनकर ईशा की आंखें नम होती जा रही थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कहानी का एक हिस्सा देखा था। पूरी सच्चाई कुछ और ही थी। उसके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने सूरज की हथकड़ी खोल दी, लेकिन हथकड़ी खुलने के बाद भी दोनों के बीच खामोशी बनी रही। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुमने यह सब मेरे लिए, इस परिवार के लिए और उन बेगुनाह लोगों के लिए किया था, तो फिर मुझसे छिपाया क्यों? सूरज कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी अपने फर्ज और अपने रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े। अगर तुम्हें पहले से सब पता होता तो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होती। ईशा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी सबसे बड़ा झटका मिलना बाकी है। उसी समय बंटी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह हाफते हुए बोला, सूरज भैया, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जिन लोगों से आप इतने दिनों से लड़ रहे थे, उन्होंने अब अगला कदम उठा लिया है, और इस बार उनका निशाना सिर्फ आप नहीं, पूरा परिवार है। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सूरज और ईशा को सिर्फ अपने रिश्ते की नहीं, बल्कि पूरे परिवार और शहर की लड़ाई एक साथ लड़नी पड़ती है।
बंटी की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी कुछ देर पहले तक घर में सूरज और ईशा के बीच की गलतफहमी खत्म हुई थी, लेकिन अब सामने उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी थी। सूरज तुरंत बंटी के पास पहुंचा और गंभीर आवाज में बोला, साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? बंटी ने घबराते हुए कहा, जिन बिल्डर माफियाओं से आप इतने दिनों से लड़ रहे थे, उन्होंने खुली धमकी दी है। उनका कहना है कि अब वे सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इतना सुनते ही ईशा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि असली दुश्मन कोई एक गुंडा नहीं बल्कि एक पूरा गिरोह था जो कानून और सत्ता दोनों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। ईशा ने बिना देर किए अपना मोबाइल निकाला और अपनी टीम को कॉल कर दिया। पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना जांच के अंदर आने मत दीजिए। टीम तुरंत हरकत में आ गई, लेकिन सूरज जानता था कि मामला सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने से खत्म नहीं होने वाला। वह धीरे से बोला, ईशा जी, ये लोग बहुत चालाक हैं। ये सामने से हमला कम करते हैं और पीछे से वार ज्यादा करते हैं। ईशा ने पहली बार पूरे विश्वास के साथ सूरज की तरफ देखा। अब तुम अकेले नहीं हो सूरज, इस लड़ाई में हम दोनों साथ हैं। यह सुनकर सूरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पहली बार लगा कि अब उसे अपना सच छिपाकर जीने की जरूरत नहीं रही। उसी रात दोनों ने मिलकर पुराने मामलों की फाइलें निकालनी शुरू की। घंटों तक रिकॉर्ड खंगालने के बाद एक ऐसा नाम सामने आया जिसने दोनों को चौंका दिया। वह नाम था मंत्री राघव प्रताप। सिर्फ बिल्डर ही नहीं बल्कि शहर के कई बड़े अपराधियों के तार उसी मंत्री से जुड़े हुए थे। गैरकानूनी जमीनों के सौदे, सरकारी पैसों की हेराफेरी, गवाहों को गायब कराना और बेगुनाह लोगों पर झूठे केस लगवाना। हर फाइल में किसी न किसी तरह मंत्री का नाम सामने आ रहा था। ईशा ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। अब समझ में आया कि हर बार अपराधी बच कैसे जाते थे। सूरज ने धीरे से कहा, जब अपराधियों को सत्ता का सहारा मिल जाए तब कानून भी कमजोर पड़ जाता है। इसी बीच बंटी एक और खबर लेकर पहुंचा। सूरज भैया, मुझे पता चल गया है कि गिरोह का पूरा हिसाब किताब शहर के बाहर बने एक फार्म हाउस में रखा गया है। अगर वो रिकॉर्ड हमारे हाथ लग गया तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। बस यही मौका था। अगली सुबह ईशा ने अपनी टीम तैयार की, लेकिन इस ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। रात होते ही पुलिस की कई गाड़ियां अलग अलग रास्तों से फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगीं। दूसरी तरफ सूरज पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि अंदर किस रास्ते से जाना है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई गुंडे बड़े बड़े बैगों में नकदी और जरूरी फाइलें लेकर भागने की तैयारी कर रहे थे। ईशा ने जोर से आवाज लगाई, कोई भागने की कोशिश मत करना, पूरा इलाका पुलिस ने घेर लिया है। कुछ गुंडों ने तुरंत हथियार निकाल लिए। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस बार सूरज पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने दो गुंडों को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उधर ईशा अपनी टीम के साथ एक एक अपराधी को गिरफ्तार करने लगी। करीब आधे घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद पूरा फार्म हाउस पुलिस के कब्जे में था। वहीं एक गुप्त कमरे से कई हार्ड डिस्क, बैंक रिकॉर्ड और करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े दस्तावेज मिले। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय मंत्री राघव प्रताप वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। वह हंसते हुए बोला, तुम लोग सोचते हो कि मुझे गिरफ्तार कर लोगे, अभी भी आधा सिस्टम मेरे इशारे पर चलता है। ईशा ने बिना घबराए जवाब दिया, सिस्टम नहीं, अब कानून चलेगा। मंत्री फिर भी मुस्कुराता रहा। उसे भरोसा था कि हमेशा की तरह इस बार भी वह बच जाएगा। लेकिन तभी सूरज आगे बढ़ा। उसने मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब खेल बदल चुका है। इस बार तुम्हारे खिलाफ सिर्फ गवाह नहीं, पक्के सबूत भी हैं। सूरज ने सारी फाइलें और रिकॉर्ड उसके सामने रख दिए। मंत्री का चेहरा पहली बार उतर गया। उसे समझ आ गया कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। सूरज ने सख्त आवाज में कहा, अगर 24 घंटे के भीतर अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो तुम्हारे सारे काले कारनामे पूरे देश के सामने होंगे। मंत्री ने कुछ पल तक चुपचाप दोनों को देखा। फिर उसे एहसास हुआ कि इस बार कोई राजनीतिक दबाव काम नहीं आएगा। अगले ही दिन उसने मजबूरी में अपने पद से इस्तीफा दिया। जैसे ही इस्तीफा मंजूर हुआ, ईशा अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंची। उसने बिना किसी डर के मंत्री के हाथों में हथकड़ी डाल दी। अब आप सिर्फ पूर्व मंत्री नहीं, कानून के आरोपी हैं। मंत्री को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। शहर भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने वर्षों तक डर में जिंदगी बिताई थी, उनकी आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी। उधर बिल्डर गिरोह के बाकी सबसे भी एक एक करके गिरफ्तार कर लिए गए। आरव की मौत से जुड़े सभी सबूत भी सामने आ गए। यह साफ हो गया कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आरव को आखिरकार न्याय मिल चुका था। कुछ दिनों बाद सूरज और ईशा उसी जगह खड़े थे जहां कभी उनके रिश्ते के बीच सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा हुई थी।
ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान वापस हासिल करो। सूरज ने हैरानी से पूछा, मतलब? ईशा बोली, तुम्हें फिर से आईएएस अधिकारी के रूप में काम करना होगा। इस देश को ऐसे ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है जो मुश्किल हालात में भी सही रास्ता चुने। सूरज कुछ पल तक खामोश रहा। फिर उसने सरकार को दोबारा सेवा में लौटने का आवेदन भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद यह साबित हो गया कि उसने जो भी किया उसका मकसद निजी फायदा नहीं बल्कि बेगुनाह लोगों की रक्षा करना था। सरकार ने उसका आवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद सूरज ने फिर से आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। ईशा ने वर्दी में खड़े होकर उसे सलाम किया। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम दोनों अलग अलग नहीं, एक ही टीम है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी और कोई डर भी नहीं था, क्योंकि इस बार सच की जीत सिर्फ कानून की नहीं बल्कि भरोसे की भी हुई थी। अगर आपको भी लगता है कि सच